आज की कहानी एक लड़की जिसका नाम लिंडसे हॉकर था, जिसका जन्म बर्तानिया कोवेंट्री में बिल हॉकर और जूलिया हॉकर के घर पर 30 दिसंबर 1984 में हुआ था। लिंडसे हॉकर बेसिकली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसने अपनी इब्तदाई तालीम किंग्स हेनरी एट स्कूल से की थी, जिसके बाद उसने लीड्स यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। लिंडसे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक रखती थी। वो रेगुलर जिम भी जाया करती थी और साथ में वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लिया करती थी। लिंडसे का जो प्लान था वो ये था कि वो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेगी, लेकिन उससे पहले वो कुछ अपनी जिंदगी में नया करना चाहती थी। लिंडसे को जो शुरू से ही एक मुल्क बहुत पसंद और अट्रैक्ट करता था, उसका नाम जापान था। लिंडसे को ये लगता था कि जापान एक दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है, जहाँ पर लोग बहुत पोलाइट होते हैं और उनका कल्चर भी बहुत ही शानदार है। लिंडसे जापानीज कल्चर को पसंद करती थी। वो जापानीज कल्चर के बारे में क्लासेस भी अक्सर लिया करती थी। इस वजह से लिंडसे ने जापान में ऑनलाइन जॉब सर्च करना शुरू कर दी। काफी सर्च के बाद लिंडसे को जापान टोक्यो में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसका नाम द नोवा इंस्टीट्यूट था, वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस दिया करता था, उसमें एज अ टीचर जॉब मिल जाती है। सो इस तरह अक्टूबर 2006 में लिंडसे जापान टोक्यो द नोवा इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए पहुंच जाती है। लिंडसे टोक्यो में अपनी दो फेलोज रूममेट्स, जो कि वो भी द नोवा इंस्टीट्यूट में टीचर ही थी, उनके साथ वो रूम शेयर करती है। एक दिन ऐसा होता है कि लिंडसे हॉकर जब ट्रेन से वापस आ रही होती है, तो एक लड़का जिसका नाम टेत्सुया इचिहाशी, जिसकी उम्र 29 साल थी, वो लिंडसे से मुखातिब होता है ट्रेन के अंदर ही और उसे कहता है कि आप मेरी टीचर हैं। लिंडसे उसको गौर से देखती है, पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इनकार कर देती है। टेत्सुया बहुत ही शातिर किस्म का लड़का था। वो उसको इंसिस्ट करता है बार बार कि नहीं, आप ही मेरी टीचर हैं। लेकिन लिंडसे हॉकर उसको फ्लैटली रिफ्यूज कर देती है, जिसके बाद लिंडसे हॉकर का स्टॉप आ जाता है। लिंडसे ट्रेन से उतरने के बाद पार्किंग की तरफ जाती है, जहां पर उसकी साइकिल खड़ी थी। वो अपनी साइकिल उठाने के बाद साइकिल पर अपनी बिल्डिंग की तरफ आती है, जहां पर उसका अपार्टमेंट होता है। लेकिन अपार्टमेंट के बाहर पहुंचने के बाद लिंडसे को शक होता है कि टेत्सुया उसको फॉलो कर रहा है, और होता भी कुछ यही है कि टेत्सुया उसके पीछे खड़ा होता है। जिस पर लिंडसे बड़े ताज्जुब के साथ उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पे टेत्सुया इचिहाशी बड़ी चालाकी से उसको कहता है कि मैं आपसे इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे इंग्लिश की क्लासेस दें। लिंडसे उसको फ्लैटली रिफ्यूज करती है वहां पर भी, लेकिन टेत्सुया बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है। और इसके बाद टेत्सुया उससे माफी भी मांगता है कि उसने लिंडसे को फॉलो किया। इस वजह से लिंडसे बिल आखिर उसके इंसिस्ट करने पर ये बात मान जाती है कि वो उसको इंग्लिश की क्लासेस देगी। टेत्सुया उसको ये भी ऑफर करता है कि 1 घंटा क्लास लेने पर वो लिंडसे हॉकर को $32 देगा। लेकिन लिंडसे हॉकर वहां पर एक शर्त रखती है कि ये क्लासेस किसी भी पब्लिक प्लेस में कैफे पर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी लिंडसे बर्तानिया में डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्लासेस देती रहती थी बायोलॉजी की कैफेज में, तो उसको ये एक्सपीरियंस था कि कैफे में आप क्लास किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं। सो उस वक्त टेत्सुया इचिहाशी ये बात मान जाता है, लेकिन वो लिंडसे हॉकर से कहता है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। जिस पर लिंडसे हॉकर टेत्सुया को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और वहां पर अपने रूममेट्स के साथ भी उसका तारुफ करवाती है और उसको पानी लेने के लिए वो चली जाती है। इस दौरान 3-4 मिनट का जो टाइम बीच में होता है, टेत्सुया एक बहुत ही माहिर किस्म का चालाक इंसान था। वो उसी 3-4 मिनट में लिंडसे हॉकर का पेंसिल के साथ एक स्केच तैयार कर देता है, जिस पर वो अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपने घर का पता भी लिखता है। सो जब लिंडसे वापस आती है पानी का गिलास लेकर, तो वो उसके हाथ में अपना स्केच देखती है, जिस पर वो थोड़ा सा ताज्जुब का इजहार करती है, लेकिन इस बात को वो इतना सीरियस नहीं लेती। टेत्सुया इचिहाशी ने 2006 में हॉर्टिकल्चर में चीबा यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता था। टेत्सुया वो अकेला रहा करता था चिबा रीजन में, एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट उसने लिया हुआ था। टेत्सुया इचिहाशी वहां से चला जाता है। इस तरह 24 मार्च 2007 को ये दोनों एक कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते भी हैं, और वहां पर लिंडसे हॉकर उसको 1 घंटा इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास भी देती है। जब ये 1 घंटा पूरा होता है और इसके बाद जब लिंडसे हॉकर उस घंटे की फी की मुतालबा करती है, तो टेत्सुया इचिहाशी अपनी जेबों में हाथ खंगालता है और बड़ी मासूमियत के साथ उसको कहता है कि मैं अपने पैसे अपने अपार्टमेंट में भूल आया हूँ। सो अगर आप माइंड ना करें तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको आपके $32 जो है वो आपको दे देता हूँ। उसकी मासूमियत को देखकर लिंडसे हॉकर ये फैसला करती है कि वो उसके साथ जाने को तैयार है। लिंडसे हॉकर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला आगे उसकी जान भी ले सकता है। सो ये दोनों वहां से टैक्सी पकड़कर चीबा रीजन की उस बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, जहां पर टेत्सुया इचिहाशी का अपार्टमेंट मौजूद था। जब टैक्सी चीबा रीजन की उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, तो लिंडसे हॉकर टैक्सी वाले को स्पेशली ये कहती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं अभी 5 मिनट में वापस आती हूँ।
लिंडसे हॉकर और टेत्सुया इचिहाशी अपार्टमेंट के अंदर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद टैक्सी वाला तकरीबन उस जगह पर 15 मिनट वेट करता है, लेकिन लिंडसे हॉकर वापस नहीं आती। 15 मिनट वेट करने के बाद टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को बताए अपनी टैक्सी वहां से लेकर चला जाता है। शाम का वक्त हो जाता है। लिंडसे हॉकर जब अपने अपार्टमेंट भी नहीं आती तो उसकी रूममेट्स उसके फोन पर ट्राई करती हैं और फोन नंबर उसका बंद मिल रहा होता है, जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं लिंडसे हॉकर के मिसिंग होने का। लेकिन पुलिस उनके इस कॉल को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती। ये बात 24 मार्च की थी। 26 मार्च को जब लिंडसे हॉकर द नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज में भी जॉब के लिए नहीं आती और 27 मार्च को भी नहीं आती, तो द नोवा इंस्टीट्यूट पुलिस को इन्फॉर्म करता है और लिंडसे हॉकर के मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाता है। इसके साथ साथ द नोवा इंस्टीट्यूट के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स को भी खबर करती है लिंडसे हॉकर के मिसिंग पर्सन होने का। जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। उसके पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि शायद लिंडसे हॉकर जॉब में बिजी है या किसी पार्टी वगैरह में बिजी है, सो इस वजह से उसका फोन नंबर आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा है। इसके बाद होता कुछ इस तरह है कि पुलिस को जब द नोवा इंस्टीट्यूट वाले मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो पुलिस सबसे पहले लिंडसे हॉकर के अपार्टमेंट में आती है। उन रूममेट से भी पूछगिछ की जाती है। वहां पर वो रूममेट्स पुलिस को वो टेत्सुया इचिहाशी ने जो एक स्केच बनाया था पेंसिल से, जिस पर उसका नंबर, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस और उसके घर का पता लिखा हुआ था, उसके बारे में भी बताया जाता है। सो उनको शक होता है पुलिस वालों को कि वाकई में ये लड़का जो है ये इस काम में उसकी मिसिंग होने में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके बाद जापानीज पुलिस लिंडसे की फेसबुक अकाउंट को भी चेक करते हैं और उस पर आखिरी मैसेज जो लिंडसे हॉकर अपने बॉयफ्रेंड को करती है बर्तानिया में, जिसमें उस लड़के का जिक्र किया हुआ होता है, जिसपे लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ये भी लिखती है, डोंट वरी, तुम परेशान ना हो, जो लड़का मेरे फॉलो कर रहा था मैं उसको खुद हैंडल कर लूंगी। इससे पुलिस का शक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, पक्का हो जाता है। सो पुलिस उस स्केच पर लिखे गए टेत्सुया इचिहाशी के घर के एड्रेस पर, जो कि चीबा रीजन में एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट था, वहां पर रेड करती है। जापानीज पुलिस का कानून है कि बिना किसी परमिशन के, ऑर्डर के, जापानीज पुलिस किसी भी जापानीज सिटीजन का दरवाजा नॉक नहीं कर सकती। सो वो 3 पुलिस वाले जो कि टेत्सुया के अपार्टमेंट में गए थे, वो टेत्सुया के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर उसके दरवाजा खुलने का वेट करते हैं। अंदर से आवाजें आती हैं, आ रही होती हैं, जिससे ये अंदाजा उन पुलिस वालों को लगता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर कोई मौजूद है, जिसकी लाइट्स ऑलरेडी ऑफ थी, लेकिन उसके अंदर कोई मौजूद है। सो वो पुलिस वाले वहां पर वेट करते रहते हैं। इस दौरान होता कुछ इस तरह है कि साथ वाले अपार्टमेंट से एक उनका टेत्सुया का पड़ोसी बाहर निकलकर पुलिस वालों को बताता है कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले टेत्सुया के अपार्टमेंट से किसी के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। पुलिस वाले लेकिन मजबूर थे, वो दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो टेत्सुया इचिहाशी के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है, तकरीबन 4-5 घंटे, 6 घंटे गुजर जाते हैं। सो टेत्सुया अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है और फौरन वहां से भागना शुरू कर देता है। एक पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो टेत्सुया फिजिकल इतना फिट था कि वो पुलिस वाला उस पर काबू नहीं पा सकता और वो पुलिस वाले को धक्का देकर सीढ़ियों में छलांग लगाकर अंधेरे में गुम हो जाता है। इसके बाद पुलिस को ये बात कंफर्म हो जाती है कि टेत्सुया इचिहाशी इस केस में कहीं ना कहीं शामिल है। सो वो पुलिस अब टेत्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट में एंटर हो जाती है। उसके भागने के बाद जगह जगह सामान बिखरा होता है, लेकिन फिर उनकी नजर बालकनी में एक बाथ टब पर पड़ती है, जो कि कंपोस्ट, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। नजदीक जाकर जब देखते हैं तो उसके अंदर से एक इंसानी हाथ भी बाहर निकल रहा होता है। जब वो मिट्टी उठाते हैं तो वो ये बात देखकर शॉक हो जाते हैं कि उस मिट्टी के नीचे लिंडसे हॉकर की डेड बॉडी थी, जिसको फुली कंप्लीटली शेव किया गया था। उसके सर से बाल भी उतार दिए गए थे और उसके जिस्म पर, उसके चेहरे पर जगह जगह चोटों के निशान थे। लिंडसे हॉकर की डेड बॉडी जब पुलिस को मिलती है तो इसके बाद ये खबर जापानीज मीडिया पर आम हो जाती है। जापानीज मीडिया के आम होने के साथ साथ ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी फैल जाती है कि लिंडसे हॉकर, जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन थी, जिसका जापान में कत्ल हो गया है। सो ये सारी बातें पूरे जापान के लिए है, जापान की पुलिस के लिए एक इम्तिहान बनना शुरू हो जाती हैं। उसके पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर इंटरव्यूज करना शुरू करते हैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। ये जगह जगह इंटरव्यूज देते हैं। यहाँ आकर इसके पेरेंट्स एक लेटर कंपेन भी चलाते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि लिंडसे हॉकर को इंसाफ चाहिए। ये लेटर पूरे जापान के डिफरेंट शहरों में, टोक्यो में, चीबा डिस्ट्रिक्ट में, उनके तमाम घरों में ये लेटर भेजे जाते हैं। इससे होता यह है कि जापान पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। लिंडसे हॉकर क्योंकि एक ब्रिटिश सिटीजन थी, सो ब्रिटिश एम्बेसी जो कि जापान में थी, वो भी जापान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू होती है और लोग, जापानीज सिटीजन, ये भी लिंडसे हॉकर के हक में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं।
सीधा-सीधा पुलिस के ऊपर जो जापानीज़ पुलिस है उनकी कारकर्दगी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता है कि जापान की पुलिस अपनी नाकामियों को छुपा रही है। कुछ इत्तलात आती हैं कि टेत्सुया इचिहाशी को किस मकाम पर देखा गया है, तो जब पुलिस वहाँ पर रेड करती है, छापा मारती है, तो टेत्सुया वहाँ से फरार हो जाता है या हो गया होता है। इसी तरह एक खबर आती है कि टोक्यो का में एक होटल वाक़या है जिसका नाम लव होटल है। वहाँ पर टेत्सुया वहाँ पे रूम लेकर रह रहा है छुपकर। सो जापानीज़ पुलिस वहाँ पर भी छापा मारती है, लेकिन टेत्सुया उनकी आँखों के सामने ही एक बार फिर फरार हो जाता है। सो ये दिन हफ्तों में बढ़ते हैं और हफ्ते फिर महीने में गुज़र जाते हैं और इसके बाद 1 साल गुज़र जाता है। टेत्सुया इचिहाशी का कुछ पता नहीं चल रहा होता जापान की पुलिस को और ये भी नहीं मालूम होता उन्हें कि टेत्सुया इचिहाशी आया जापान में ही है या जापान से ही फरार हो गया है। सो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा होता है। लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जापान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही होती है कि इस केस को तेज किया जाए और 2007 में इवन के ब्रिटानिया की एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी जापान पहुंचती है इस केस में जापानीज पुलिस की हेल्प करने के लिए। तो जापान की पुलिस के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर बन रहा होता है और लोग जापान की पुलिस को, जापानीज सिटीजन भी जापान की पुलिस को बार बार कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि ये काम सही तरीके से नहीं कर रही। सो इस सारी चीज़ों को सूरत हाल को देखते हुए पुलिस जो है वो पोस्टर्स लगाना शुरू कर देती है टेत्सुया इचिहाशी के, जिसमें कहा गया होता है कि जो भी कोई टेत्सुया की इंफॉर्मेशन देगा उसको 1 लाख जापानीज येन जो है वो दिए जाएंगे। सो होता कुछ इस तरह है कि डिफरेंट जगहों से उसकी इतलात मिलती हैं जापानीज पुलिस को, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी उनको नहीं होती। सो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है जापान की पुलिस के ऊपर कि वो इवन के ये तक स्टेटमेंट दे देती है जापानीज पुलिस कि टेत्सुया इचिहाशी जो है उसने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कर लिया है। लेकिन उनके पास उसकी सुसाइड का कोई सबूत नहीं होता है, जिसके बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और इवन जापानीज मीडिया में और जापान के लोगों में ये एक बात आम फैल जाती है कि जापानी पुलिस किसी काम की नहीं है। चिबा डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है या टोक्यो की पुलिस, ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस केस को उल्टा सीधा विदाउट एनी, बिना किसी सबूत के ये पुलिस अपने बयान दे रही है। इसके बाद जापानी पुलिस जो है वो नए इनामी रकम का ऐलान करती है, जिसमें जगह जगह पोस्टर्स दोबारा चिपकाए जाते हैं, जिसमें टेत्सुया इचिहाशी की खबर देने वाले को 1 मिलियन येन की ऑफर की जाती है कि जो भी उसकी खबर देगा उसको तकरीबन 10 लाख जापानीज येन जो है इनाम में दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उनको ये भी डाउट होता है कि वो टेत्सुया इचिहाशी भेस बदल कर, अपना गेटअप बदल कर भी इधर उधर छुप रहा होगा। तो वो जो पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं पुलिस की तरफ से, वो डिफरेंट फोटोशॉप करके चिपकाए जाते हैं कि किसी में उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है, किसी में लुक डिफरेंट होती है, ताकि वो अवाम को धोखा ना दे सके टेत्सुया इचिहाशी। और इसके साथ-साथ तकरीबन 7 लाख पासपोर्ट्स जो हैं उनको में से 3.5 लाख पासपोर्ट्स भी चेक किए जाते हैं, काउंटर चेक किए जाते हैं जापानीज़ पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये भी डाउट था, जब वो अपने अपार्टमेंट से टेत्सुया इचिहाशी भागा था पुलिस से बचकर, तो वो अपना पासपोर्ट वहीं पर भूल गया था। इसलिए उनको ये चीज़ तो कन्फर्म थी कि उसने पासपोर्ट दोबारा बनवाना ही है, अगर उसे मुल्क से फरार होना है। सो जापानीज़ पुलिस 7 लाख पासपोर्ट्स में से तकरीबन 3.5 लाख पासपोर्ट्स को भी काउंटर चेक करती है कि कहीं वो फेक आइडेंटिटी बनाकर पासपोर्ट दोबारा रिन्यू ना करवा लिया हो टेत्सुया इचिहाशी ने। लेकिन वहां से भी जापानीज पुलिस को कोई कामयाबी खातिर ख्वाह नहीं मिलती। लेकिन उनके अब जो पोस्टर लगाने का और इनाम बढ़ाने का जो एक उनकी तरकीब थी, वो काम आ जाती है। एक दिन होता ये है कि 2009 में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जापानीज पुलिस को कांटेक्ट करता है और वो ये दावा करता है कि टेत्सुया इचिहाशी ने उसी डॉक्टर से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और उसने अपने फेस की शक्ल को तब्दील कर लिया है। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो डॉक्टर उनको वो सारी चीजें बताता है, दिखाता है कि टेत्सुया इचिहाशी ने अपने चीक्स के ऊपर 2 तिल थे वो भी उसने मिटाए। इसके अलावा उसने अपने लिप्स को भी मोटा करवा दिया है और इसके अलावा अपनी नाक को भी उसने थोड़ा सा चेंज किया है। तो जिसके बाद उसकी तस्वीर बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, उसकी लुक्स बिल्कुल ही चेहरे की चेंज हो चुकी है। और वो ये दोनों तस्वीरें दिखाता भी है वो डॉक्टर सर्जन जो होता है प्लास्टिक सर्जन पुलिस को, जो कि उसके ऑपरेशन से पहले की तस्वीर थी और फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद की। सो जो ऑपरेशन के बाद की तस्वीर में बिल्कुल टेत्सुया इचिहाशी एक फॉरेनर सिटीजन लगता है, वो अब जापानीज सिटीजन नहीं लगता। इसके बाद पुलिस दोबारा अपने पोस्टर्स दोबारा पूरे शहर में, चिबा डिस्ट्रिक्ट में और इसके अलावा टोक्यो में और जापान के मुख्तलिफ शहरों में वो पोस्टर्स चिपकाना शुरू कर देते हैं, जिसमें टेत्सुया इचिहाशी की
प्लास्टिक सर्जरी के बाद की तस्वीर और प्लास्टिक सर्जरी से पहले की तस्वीर, ये दोनों उन पोस्टर्स में नुमाया होती हैं कि कोई इंसान अगर इस टेट्सुया इचिहाशी को देखे तो पुलिस को फौरन रिपोर्ट करे। होता कुछ इस तरह है कि ओसाका से एक दिन एक मजदूर जापानी पुलिस को कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि टेट्सुया इचिहाशी उसी के साथ मजदूरी का काम करता है एक बिल्डिंग में, और इस वक्त वो इसी बिल्डिंग में वाक़या है। तो फिर जापानीज पुलिस उस जगह पर छापा मारती है जहां पर टेट्सुया इचिहाशी काम कर रहा था। टेट्सुया इचिहाशी उनके आने से पहले ही वहां से भागने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, तैयार ही होता है कि लेकिन पुलिस उसको घेरे में ले लेती है। उसको यकीन नहीं आता कि इतनी चालाकी होने के बावजूद टेट्सुया उनके घेरे में या उनकी नजर में कैसे आ गया। बिल आखिर जब वो चारों तरफ से घिर चुका होता है पुलिस की जानिब से, तो वो अपने आप को खुद ही पुलिस को अरेस्ट करवा देता है। टेट्सुया अरेस्ट होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका होता है और तकरीबन 23 दिन का रिमांड पुलिस को मिल जाता है टेट्सुया इचिहाशी से इन्वेस्टिगेट करने का। टेट्सुया शुरू-शुरू में तो पुलिस से कोई कोऑपरेट नहीं करता और ना ही वो अब ये इल्ज़ाम लिंडसे हॉकर का इल्ज़ाम अपने ऊपर कबूल करता है कि उसने उसका कत्ल किया है। लेकिन जब पुलिस थोड़ी-सी सख्ती से साथ उसके साथ पेश आती है, तो बिल आखिर वो ये सारी चीज़ें अपने ऊपर इल्ज़ाम कबूल कर लेता है और वो सारी स्टोरी बता देता है पुलिस को कि किस तरह उसने लिंडसे हॉकर का कत्ल किया। वो सारी स्टोरी में बताता है कि लिंडसे हॉकर को जब वो अपने अपार्टमेंट में लेकर आया, तो उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगा। लिंडसे हॉकर इस बात को समझ चुकी थी कि टेट्सुया की नीयत सही नहीं है, जिस वजह से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहा है। लिंडसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती रहती थी पहले, लेकिन वो उस टाइम पे टेट्सुया के साथ रेज़िस्ट करती है पूरी ताकत के साथ, उससे बचने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन टेट्सुया इचिहाशी ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट था और वो बताता है कि उसने लिंडसे के चेहरे पर, उसके पूरे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों पर कुछ ऐसे इस तरीके से वार किए जिससे लिंडसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होगी, और उसके बाद वो ये भी बताता है पुलिस को कि उसने उसकी गर्दन पर एक ऐसा वार किया जिससे उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी उस टाइम पर। उसके बाद वो ये भी बताता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसने इस ज़ख्मी हालत में लिंडसे हॉकर के साथ ज़्यादती भी की और फिर उसके बाद उसने लिंडसे हॉकर को कत्ल कर दिया। टेट्सुया इचिहाशी के इक़बाल जुर्म के बाद ये केस जो है चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस लग जाता है, वहाँ पर ये केस पे सुनवाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के वुकला लिंडसे हॉकर के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके वुकलाओं की कोशिश ये होती है कि लिंडसे हॉकर के कातिल टेट्सुया को सज़ाए मौत दी जाए। इस दौरान ये केस लंबा हो जाता है, तकरीबन 2010 और 2011 भी गुजर जाता है, लेकिन इस केस पर कोई फैसला नहीं होता। दरमियान के इस वक्त में टेट्सुया इचिहाशी एक ऐसा काम करता है जो कि पूरी दुनिया को चौंका देता है। टेट्सुया इचिहाशी इस 1-2 सालों में, जितनी देर में उसका केस चल रहा होता है, इस दौरान वो अपने ऊपर एक किताब लिखता है जिसका टाइटल होता है बिफोर आई अरेस्ट। इस किताब में वो अपने साथ होने वाले सारे वाकयात, जो कि वो इस कत्ल के बाद किस तरह उसने पुलिस से छुप-छुपा कर ज़िंदगी गुज़ारी, किस तरह उसने अपने आप को छुपाया और किस तरह उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। इस पे वो ये भी इंकशाफ करता है इस किताब में कि इस प्लास्टिक सर्जरी से पहले उसने खुद छुरी पकड़कर अपने तिलों को, अपने होंठों को और अपने चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश भी की ताकि उसकी चेहरे की जो लुक्स है वो तब्दील हो जाएँ। ये किताब जब मार्केट में आती है 2012 में, तो जापानी लोग इस किताब को एक कातिल की अ, आप बीती ज़िंदगी जो कि कत्ल के बाद उसने फेस की, उसको पढ़ने में इतनी इंटरेस्टेड होती है कि दिनों और महीनों में ये किताब जापान की बेस्ट सेलर किताब बन जाती है, जिसका नाम था बिफोर आई अरेस्ट। सो टेट्सुया इचिहाशी जेल के अंदर और एक कत्ल करने के बाद भी करोड़ों रुपए इस किताब से कमाता है। लेकिन कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि इस किताब से होने वाली सारी कमाई को टेट्सुया इचिहाशी ने लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स को भी ऑफर किया था कि वो ये सारी कमाई उनके नाम कर देता है या उनको दे देता है, बदले में वो उसको माफ़ कर दें या उसको रिहाई दिलवा दें। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। फाइनली 2012 में टेट्सुया इचिहाशी को चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उम्र कैद की सज़ा देती है, जिस पर जापानी लोग जो हैं, इस पर इंटरनेशनल मीडिया और जापानी मीडिया भी, इवन के लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स भी बहुत बुरा-भला इस फैसले को कहते हैं। वो कहते हैं कि इसको उम्र कैद की सज़ा नहीं बल्कि इसको सज़ाए मौत देनी चाहिए थी। लेकिन चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज का फैसला यही था कि टेट्सुया इचिहाशी क्योंकि अब 32 साल का है और उसे उसकी ज़िंदगी में सुधरने का एक मौका देना चाहिए। जबकि लिंडसे हॉकर के पेरेंट्स की यही बात थी कि हमारी बेटी भी तो 22 साल की थी, उसका क्या कसूर था? क्या उसको ज़िंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए था? इस सारी स्टोरी में आपने ये देखा कि टेट्सुया इचिहाशी ने जो जिस तरह ज़ुल्म के साथ, जिस तरह चालाकी के साथ, जिस तरह ज़ुल्म और बर्बरियत की लिंडसे हॉकर को कत्ल करके, क्या उसको दी जाने वाली सज़ा कि वो काबिल था या उसको सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो हमारा व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दें,
व्लॉग को भी आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर हो सके तो इन वीडियोस को फॉरवर्ड भी कर दें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ दोबारा मुलाकात होंगे। अल्लाह हाफिज़।